नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी अवधारणा की जो भारत के लोकतंत्र को और कुशल और मजबूत बना सकती है। एक राष्ट्र एक चुनाव। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जहां पे हर साल कोई ना कोई चुनाव होते रहते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि लोकसभा और सभी राज्य के विधानसभाओं का चुनाव अगर एक साथ हो तो क्या होगा? इससे समय, पैसों और संसाधनों की कितनी बचत हो सकती है? और क्या यह हमारे भारत के संघीय संरचना को प्रभावित करेगा? तो चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। हम यही सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे फैक्ट के साथ। आज के इस वीडियो में हम एक राष्ट्र और एक चुनाव के हर पहलू को समझेंगे। हम डेटा के साथ तुलना करेंगे और इसके फायदे और नुकसान देखेंगे और जानेंगे कि क्यों यह भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव क्या है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य की विधानसभाओं का जो चुनाव है वह निश्चित टाइम पर या फिर एक नियमित समय अवधि पर कराई जाएगी। इसका मतलब है कि पूरे देश में एक निश्चित समय अवधि पर एक साथ चुनाव होगा। इसके अलावा प्रस्ताव है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं का जो चुनाव होता है वह भी सामान्य चुनाव के 100 दिनों के भीतर ही कंडक्ट कराई जाए। यह विचार नया नहीं है। 1951 से 1967 तक भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो चुनाव है वह एक साथ ही होता था। लेकिन 1968 और 69 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं का समय से पहले भंग हो जाने के कारण यह जो साइकिल है यह टूट गया था और तब से लगभग देश में हर साल कहीं न कहीं चुनाव हो रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इसी व्यवस्था को फिर से लागू करने की ओर अग्रसर है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संभव है और क्यों जरूरी है? तो आइए हम एक डेटा के साथ समझते हैं। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि हम समझ सके कि एक राष्ट्र और एक चुनाव क्यों जरूरी है। चुनावी खर्च 2019 के लोकसभा चुनाव में भारत ने लगभग 60,000 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च किए, जो उस समय दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। और अगर हम इसमें राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव का जो खर्चा है वह जोड़े तो यह जो आंकड़ा है यह और भी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अनुमानों के अनुसार अगर सभी चुनाव एक साथ हो तो इससे लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत हो सकती है, जो कि हमारे भारत की जो जीडीपी है उसका 1.5% है। संसाधनों का उपयोग बार बार होने वाले चुनावों में सुरक्षा कर्मियों, मतदान कर्मियों और ईवीएम की भारी जरूरत पड़ती है। 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 10 लाख मतदान केंद्र बनाए गए और लाखों सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। एक साथ चुनाव होने पर इन संसाधनों का बेहतर और एकमुश्त उपयोग किया जा सकता है। आर्थिक प्रभाव कोविन समिति की रिपोर्ट के अनुसार एक साथ चुनाव होने पर राष्ट्रीय जीडीपी में 1.5% की वृद्धि हो सकती है, क्योंकि नीतिगत स्थिरता बढ़ेगी और बार बार होने वाली चुनावी अनिश्चितता कम होगी। इसके अलावा बार बार चुनाव होने के कारण मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 वर्षों में 800 दिन तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू रहा। यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि बार बार होने वाले चुनाव न सिर्फ महंगे हैं बल्कि वे प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी बोझिल हैं। लेकिन क्या इसका समाधान इतना आसान है? आइए इसके फायदों को और गहराई से समझते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव के फायदे। एक राष्ट्र और एक चुनाव के बहुत सारे फायदे हो सकते हैं जो भारत के लोकतंत्र को और भी मजबूत कर सकते हैं। आइए कुछ फायदों में नजर डालें। खर्च में कमी। जैसा कि हमने देखा कि एक साथ चुनाव होने पर सरकारी खजानों पर जो बोझ है वो कम पड़ेगा और यह जो पैसा है शिक्षा, स्वास्थ्य के सेक्टर में अच्छी तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है। प्रशासनिक दक्षता। बार बार चुनाव होने के कारण सुरक्षा कर्मी और जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वह कई महीनों तक व्यस्त रहते हैं। एक साथ चुनाव होने से उनका समय और ऊर्जा बचेगा और जिसे अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर लगाया जा सकता है। नीतिगत स्थिरता। बार बार चुनाव से नीतिगत अनिश्चितता बढ़ती है जो निवेश और व्यापार को प्रभावित करती है। एक साथ चुनाव होने से सरकार जो है लंबी अवधि की जो नीतियां हैं वह लागू कर सकती है। वोटर टर्नआउट में वृद्धि। बार बार होने वाले चुनाव से वोटर फटिंग यानी कि मतदाता थकान की समस्या उत्पन्न होती है। एक साथ चुनाव से मतदाताओं की जो भागीदारी है वह बढ़ सकती है। कम राजनीतिक भ्रष्टाचार। बार बार चुनाव में काले धन का उपयोग और राजनीतिक दान के लिए दबाव बढ़ता है। एक साथ चुनाव होने से इसकी जो संभावना है वह कम हो सकती है। फायदे तो वैसे निश्चित रूप से आकर्षक हैं, लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस प्रस्ताव की चुनौती और आलोचनाओं की। एक राष्ट्र और एक चुनाव लागू करना इतना आसान नहीं है। इसके सामने कई संवैधानिक, प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियां हैं। आइए इन पर एक नजर डालें। संवैधानिक संशोधन। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए संविधान में लगभग 18 संशोधनों की आवश्यकता होगी, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 शामिल है। इसके लिए 2/3 बहुमत और 50% राज्यों की जो सहमति है वह जरूरी है, जो एक जटिल प्रक्रिया है। संघीय ढांचे पर प्रभाव।
कई विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां इसे संघीय ढांचे के खिलाफ मानते हैं। उनका कहना है कि एक साथ चुनाव होने से जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो जो स्थानीय मुद्दे को दबा सकती है। उदाहरण के लिए अगर कोई मतदाता अपने स्थानीय सड़क और कचरे के प्रबंधन के लिए अगर वोट देना चाहता है तो जो राष्ट्रीय मुद्दा है वह उस पर हावी हो सकता है। क्षेत्रीय दलों का नुकसान। आलोचकों का मानना है कि एक साथ चुनाव होने से जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, इनको फायदा हो सकती है और जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है उनको भारी नुकसान हो सकता है। लॉजिस्टिक चुनौतियां। भारत में लगभग 90 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। इतने बड़े पैमाने पर चुनाव करने के लिए भारी मात्रा में ईवीएम मशीन और वीवीपैट जो मशीन होती है उसकी भारी मात्रा में आवश्यकता होगी और साथ ही साथ भारी मात्रा में सुरक्षा कर्मियों की आवश्यकता होगी। 2015 की एक संसदीय रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए लगभग 93 अरब रुपए की अतिरिक्त लागत आएगी। अविश्वास प्रस्ताव का सवाल। अगर कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव में गिरती है तो क्या होगा? क्या पूरे देश में फिर से चुनाव होगा? यह एक बड़ा सवाल है। विपक्षी दलों कांग्रेस, सपा और डीएमके का कहना है कि यह लोकतंत्र को कमजोर कर सकती है। लेकिन क्या यह आलोचनाएं सही है या यह सिर्फ एक राजनीतिक विरोध है? आइए इसे और गहराई से समझें। वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भविष्य की राह। क्या एक राष्ट्र और एक चुनाव सिर्फ भारत का विचार है? नहीं, दुनिया के कई देशों में ऐसी व्यवस्था है। नेपाल में 2015 के बाद सारे जो चुनाव होते हैं वो एक साथ कराए जाते हैं। स्वीडन और बेल्जियम ये देश भी विभिन्न स्तरों के चुनाव एक साथ कराते हैं। लेकिन भारत का आकार, विविधता और जटिल राजनीतिक ढांचा इसे अलग बनाता है। फिर भी अगर इसे सही तरीके से लागू किया जाए तो यह भारत की लोकतंत्र को और भी मजबूत बना सकती है। भारत ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने 18,626 पेजों की रिपोर्ट सौंपी है जिसमें इसकी सिफारिश की गई है। दिसंबर 2024 में लोकसभा में संविधान बिल पेश किया गया है जिसे अब 39 सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति जो है जांच कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे 2029 तक लागू किया जा सकता है अगर सभी पक्ष सहमत हो। लेकिन इसके लिए सभी राजनीतिक दलों और राज्यों की सहमति जो है जरूरी है। लेकिन अगर यह सफल होती है तो यह भारत के लोकतंत्र में एक अलग ही अध्याय जोड़ देगी। दोस्तों, एक राष्ट्र और एक चुनाव एक ऐसा विचार है जो भारत के लोकतंत्र को सफल, कुशल और समावेशी बना सकती है। लेकिन इसके लिए हमें संवैधानिक, प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों को पार करना होगा। हमने देखा कि कैसे यह व्यवस्था खर्च कम कर सकती है, नीतिगत स्थिरता ला सकती है और मतदाता भागीदारी बढ़ा सकती है। लेकिन साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह हमारी संघीय संरचना और स्थानीय मुद्दों को कमजोर न करे। अब सवाल आपसे है कि क्या आप एक राष्ट्र और एक चुनाव के लिए सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि यह भारत के लिए सही दिशा है? अपना जो राय है वह कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।